हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हैंड आउट की सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं फ्लेमिंगो पोइट्री के लास्ट लेक्चर पे। यानी फ्लेमिंगो पोइट्री इसी लेक्चर के साथ पूरी खत्म हो जाएगी। हमने माय मदर एट 66 कर ली और थिंग ऑफ ब्यूटी कर ली। इसके अलावा हमने कौन सी पोएम करी, कीपिंग क्वाइट कर ली। अब आज की क्लास के अंदर जो दो बची हुई पोएम्स हैं, यानी सबसे पहली हो गई रोड साइड स्टैंड एंड द अदर वन इज आंट जेनिफर्स टाइगर। इन दोनों पोएम्स को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी हम कवर कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं जरा आज की क्लास के अंदर हम क्या क्या करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस जो है वो आज की क्लास में हम करेंगे। आपको पता है बेटा, मैं पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ और मैं दोबारा बता रही हूँ इस बात को कि इंग्लिश को आप किसी और सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ सकते हो जिसमें आपको बताया गया हो कि ये चैप्टर इतने मार्क्स के लिए आता है। इंग्लिश में इस तरीके से नहीं होता है। इंग्लिश में जो बुक है कंप्लीटली वो ही पूछी जाती है और हर एक चैप्टर में से हर एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। ठीक है, तो हो सकता है कि किसी ईयर के अंदर रोड साइड स्टैंड से एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, वहीं पे नेक्स्ट ईयर के अंदर उसी चैप्टर से बेसिकली 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, उसी पोएम से 5-6 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सी जो चैप्टर है वो स्किप किया जा सकता है और कौन सा चैप्टर स्किप नहीं किया जा सकता है। हम कर क्या सकते हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि हम जितने भी चैप्टर्स हैं जिससे भी जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो इजिली उसको आंसर हम कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड टाइप क्वेश्चन जो है वो 19 रहेंगे और शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन जो है वो हमारे 26 होंगे, लॉन्ग आंसर 11 होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 56। वहीं पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड को जब आप सॉल्व करोगे तो 75 मिनट्स, शॉर्ट आंसर के लिए 60 मिनट्स, लॉन्ग आंसर के लिए 45 मिनट्स, यानी ओवरऑल सॉल्व करने में टाइम लगेगा 180 मिनट्स का। इसी तरीके से लर्निंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रैक्ट बेस 90 मिनट्स, शॉर्ट आंसर 70 मिनट्स और लॉन्ग आंसर 70 मिनट्स। तो टोटल लर्निंग टाइम जो हो जाएगा वो होगा 230 मिनट्स का। अब स्टार्ट करते हैं जरा यहाँ से। जो सबसे पहली आज की क्लास की हमारी पोएम है वो है रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड जिसके जो ऑथर हैं, क्या नाम है उनका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा है और इससे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में पूछे गए। तो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 को जब हमने देखा तो उसके अंदर ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट से आप एक्सट्रैक्ट को रीड करेंगे, उसकी मीनिंग मैं समझाऊंगी और उसके बाद आगे के क्वेश्चन को हम कर रहे होंगे। Okay, so done. While greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives and forcing benefits that are calculated to suit them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day. Destroy their sleeping at night the ancient way. ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, जो अर्बन लोग हैं, अर्बन पीपल है, उनके लिए कंप्लेन कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द फ्रेज दैट सजेस्ट द फॉलोइंग। उस फ्रेज को यहाँ पे निकालो जो कि ये पर्टिकुलर जो चीजें लिखी हुई हैं उसको यहाँ पे बता रहा है। यानी द सो कॉल्ड एड्स आर नॉट ऑफर्ड आउट ऑफ जेन्युइन केयर, मतलब जो एड्स होती है ना, जो मदद ये कर रहे हैं वो जेन्युइन केयर के उससे नहीं कर रहे हैं, ये इम्पोज्ड है, ये कंट्रोलिंग वे में करी जा रही है, अनवेलकम्ड मैनर में इसको इसीलिए हम देखते हैं। तो किस चीज की बात करी गई है, कौन सा फ्रेज है इसके अंदर, वो है एनफोर्सिंग बेनिफिट्स। ठीक है, यानी बेनिफिट्स को एनफोर्स कर रहे हैं, जबरदस्ती थोप रहे हैं। सेकेंड जो है एमसीक्यू है वो, व्हाट डज द इमेजरी ऑफ स्वार्म, स्वार्म जो है उसकी इमेजरी यहाँ पे नहीं प्रेजेंट करती है, नॉट रिप्रेजेंट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो कौन सी है जिसमें स्वार्म वर्ड का जो मतलब है उसको इमेजरी की तरह जो यूज किया गया है वो यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। तो देखो बेटा, नहीं हो सकता मतलब कैसी चीज होगी। अब इस पूरे एक्सट्रैक्ट के अंदर हमने देखा कि जो बातें हैं वो कैसी करी गई हैं, नेगेटिव बात करी गई है कि वो लोग हेल्प नहीं करना चाहते हैं खुद से। जो अर्बन पीपल है वो बिल्कुल भी सोचते नहीं है पुअर लोगों के बारे में। तो इसीलिए एक ऑप्शन जरूर इसमें ऐसा होगा जो पॉजिटिव बोल रहा होगा और बाकी सारे ऑप्शन जो होंगे वो नेगेटिव बोल रहे होंगे। तो जो ऑप्शन पॉजिटिव बोल रहा होगा ना वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट मेंशन है। कोऑर्डिनेटेड हेल्प, ओवरवेलमिंग फोर्स, डिस्कम्फर्ट एंड क्योस, निग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल नीड्स। तो देखो तीनों जो है यहाँ पे वो हमें कैसे दिख रहे हैं, नेगेटिव दिख रहे हैं। बस एक ही है फर्स्ट ऑप्शन कोऑर्डिनेटेड हेल्प जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेटेड हेल्प की बात ही नहीं करी गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द लाइन डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, द फ्रेज द एंशिएंट वे रेफर्स टू, एंशिएंट वे का मतलब क्या है, सीधी सी बात है ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल वे, ऑप्रेसिव वे ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड कंट्रोल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोएट हैज यूज्ड फ्रेज
पोइट ने ना फ्रेज इस्तेमाल करा है जैसे ग्रीडी, गुड टूवर्ड्स, बेनिफिशिएंट, बेस्ट ऑफ प्रे, टू इलस्ट्रेट, क्या दिखाने के लिए? टू इलस्ट्रेट द डैश in the situation where those claiming to help the rural poor actually impose self-serving and detrimental actions on them. तो क्या हो जाएगा? ये चीज क्या है? आयरनी है, मतलब दिखा रहे हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं और एक्शन में वो क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, उस चीज को थोप रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? assertion और रीजन वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ो जरा। द पोएट क्रिटिसाइजेस द वे द रूरल पुअर आर ट्रीटेड बाय बेनिफैक्टर्स सजेस्टिंग इट इंस्टिल्स एम्बिशन। तो पोएट यहाँ क्रिटिसाइज कर रहा है कि कैसे जो गरीब लोग होते हैं, रूरल पुअर होते हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है बेनिफैक्टर्स के द्वारा, जो लोग उनकी मदद करने के लिए दिखा रहे होते हैं कि हम इनकी मदद करें। रीजन कह रहा है कि द इंटरवेंशंस आर ओवरवेलमिंगली कामिंग एंड लीड टू अ लॉस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द रूरल पुअर। तो बताओ जरा, ऑप्शन दे रखे हैं कि या तो भाई बताओ दोनों चीजें सही है और एक्सप्लेन भी कर रही है, या तो एक्सप्लेन नहीं कर रही है, या तो एक सही है और एक गलत है। तो बताओ जरा क्या हो जाएगा? जो असर्शन है वो गलत है और जो रीजन दे रखा है वो ठीक है। ठीक है, तो जो असर्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना कि जो पोइट है वो क्रिटिसाइज करता है रूरल पीपल को कि जैसे उनको ट्रीट किया जाता है बेनिफैक्टर्स के द्वारा, और ये दिखाता है कि उनके एम्बिशंस वहीं पे रोक रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं बोला है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्टेट इन वन सेंटेंस व्हाट कॉशनरी एडवाइस योर एड्रेस टू the rural poor from the extract is most likely to include. The rural poor should be wary of so-called help that may be imposed on them without their consent, as it could lead to a loss of independence and further exploitation. तो एक सेंटेंस यहाँ बताना है जो कि एडवाइस दे रहा हो, एडवाइस दे रहा हो कि रूरल पुअर के बारे में कैसे यहाँ पे एड्रेस किया गया है। तो रूरल पुअर जो है उनको उनको कैसे दिखाया गया है कि उनको हेल्प की जरूरत है, दैट मे बी इम्पोज, हो सकता है उनके ऊपर ये हेल्प ना जबरदस्ती थोपी जा रही है विदाउट देयर कंसेंट, शायद वो इस तरीके की हेल्प चाहते भी नहीं है बट फिर भी उनके ऊपर ये चीज थोपी जा रही है। एज इट कुड लीड टू अ लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, इससे क्या होगा? उनकी आजादी छिन जाएगी और फर्दर उनको एक्सप्लॉइट होते रहना पड़ेगा। अगला एक्सट्रैक्ट सीबीएसई 2024 में पूछा गया, फटाफट से एक्सट्रैक्ट रीड करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बच्चों एक्सट्रैक्ट रीड करो फिर आगे बढ़ते हैं। Okay. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically pled. It wouldn't be so fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. तो which of the following expressions has the same literary device as used in? बताओ जरा इनमें से कौन सी जो लिटरेरी डिवाइस जो इसके अंदर यूज करी गई है वो दूसरी लाइन में भी हो रही है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, पी पी रिपीट हो रहा है बेटा, पी पी, यानी यहाँ पे एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। बाकी देखो जरा ऑप्शन किसमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल हो रहा है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, द ब्रूटल विंड बुलीड द ट्री एंड लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड। बताओ कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रूटल बी एंड बुलेट बी, बी बी जो है वो रिपीट हो रहा है तो इसमें भी अलिट्रेशन है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एप्टली कन्वेज द पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू विद रेफरेंस टू द अबव एक्सट्रैक्ट। द रोड साइड स्टैंड इज पुट अप विद द पर्पस, कि रोड साइड स्टैंड जो है वो पर्पस के साथ लगाया गया है, तो ये चीज बताओ कैसे? टू डिस्प्ले फ्रूट्स, फ्रूट्स बेचने के लिए, या फिर ट्रैफिक को रोकने के लिए, या फिर बिजनेस करने के लिए, या फिर सिटी के पीपल जो है, शहर के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए। तो किस लिए लगे हैं ये रोड साइड स्टैंड? ताकि वो भी कुछ कमा खा सके, बिजनेस कर सके। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द पीपल who put up the roadside stand from the phrase would not be fair to say for a dole of bread? मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपने रोड साइड स्टैंड इसलिए नहीं लगाई कि हम यहाँ भीख मांग रहे हैं एक रोटी की कोई आए और हमें 2 रोटी की भीख जो है वो देकर चला जाए। तो ये फ्रेज क्या इंप्लाई करता है? दैट द पीपल हु सेट अप द रोड साइड स्टैंड, यानी जो लोग रोड साइड स्टैंड को लगाते हैं, दे आर नॉट बेगिंग फॉर चैरिटी, भीख नहीं मांग रहे हैं वो, और हैंडआउट्स, दे आर आस्किंग फॉर मनी। वो किस चीज की डिमांड कर रहे हैं? वो मनी की डिमांड कर रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं, एज नॉट अ मेयर गिफ्ट, एक सिर्फ किस चीज के लिए? एक मेयर गिफ्ट की तरह नहीं, बट इन एक्सचेंज फॉर देयर गुड्स और सर्विसेज, हाईलाइटिंग देयर डिग्निटी। इससे क्या पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना चाहते हैं। पैथेटिकली जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कंडीशन की रोड साइड स्टैंड के बारे में, कि वो लोग बहुत डेस्परेट हैं, बहुत पिटिएबल हैं, बहुत बुरी कंडीशन के अंदर है। फ्लावर ऑफ सिटीज,
बाय फ्लावर ऑफ सिटीज द पोइट रेफर्स टू द गार्डन इन सिटीज, बताओ जरा। नहीं, फ्लावर और सिटीज का मतलब क्या है, यहाँ पे वो कैश की बात कर रहे हैं, वो प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं जो शहर के लोगों के पास होती है, तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 4 लाइन जो दी गई है, विच वर्ड वुड राइम विद लाइन 2, लाइन 2 के साथ कौन सा वर्ड जो है वो राइम करेगा। पार्ट फ्लैट सीन, तो फ्लैट जो है वो राइम कर जाएगा क्योंकि वहां पे स्प्रेड लिखा हुआ था। अगला एक्सट्रैक्ट देखो, ये भी सीबीएसई 2024 में दिया गया है, फटाफट से रीड करेंगे एक्सट्रैक्ट को, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। Okay, done. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thoughts of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. For the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's price are, and one did stop, but only to plow up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way where it was bound. तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दर्द है वो कोई से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई इनसे रुक ही नहीं रहा है, कि कोई भी कार यहाँ पे स्टॉप ही नहीं हो रही है इनसे कुछ खरीदने के लिए, रुकती भी है तो अजीब अजीब सी बातें पूछने के लिए, तो रुकती है तो फिर सिर्फ ब्रेक लगाती है और आसपास का जो नजारा है वो देखने के लिए रुकती है। ठीक है, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार, मतलब जितनी भी सेल्फिश कार वहां से निकल जाती हैं जिनमें से एक भी रुकती नहीं है, उनमें से अगर एक रुकती भी है तो मुश्किल से आकर वो कुछ खरीदती है, और अगर कोई और रुकेगी तो वो क्या करेगी, बैक एंड टर्न करने के लिए जो घास है वहां की वो खराब कर देगी। एंड अनदर, और अगर दूसरी कोई रुकी है तो वो क्या पूछेगी कि ये रास्ता कहाँ को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, मतलब वो सैडनेस जो झांकती है विंडो से बाहर कि कोई तो रुकेगा, एटलीस्ट कोई तो यहाँ पे आएगा इनसे परचेज करने के लिए। तो सेम लिटरेरी डिवाइस जो इसके अंदर यूज करी गई है, वो लिटरेरी डिवाइस किस ऑप्शन में यूज हो रही है ये बतानी है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, तो सैडनेस को इंसान की तरह बना दिया है बेटा, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, यहाँ पे किसका यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, और बोला है कि सैडनेस झांकती है, सैडनेस थोड़ी झांक सकती है, इंसान झांक सकता है ना। तो देखो जरा दूसरे ऑप्शन में कौन सा ऐसा दिख रहा है आपको, Lucy moved across the room like a warship sailing into battle. Art washes away from the soul the dust of everyday life. The water wraith was shrieking, the pen is mightier than the sword. तो बताओ जरा किसमें यूज हो रहा है ये सेम लिटरेरी डिवाइस, तो वो हो रहा है द वाटर रेथ वॉज श्रीकिंग। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हमने यूज करी हुई है। आगे देखते हैं जरा, दे प्रेड फॉर द स्टॉपिंग कार, वो प्रे करते रहते हैं, उम्मीद में लगे रहते हैं कि एक कार रुकेगी, एक कार रुकेगी, अगर एक रुकती भी है तो इट ब्रॉट डैश टू द पीपल एंड रोड साइड स्टैंड, तो अगर वो रुकेगी तो क्या लेकर आएगी वो, हेल्प, हैप्पीनेस, डिसअपॉइंटमेंट या कैश फ्लो। अगर उनमें से रुक भी रही है एक कार आकर तो वो भी सिर्फ उनको डिसअपॉइंट करके ही जा रही है। एक्सप्लेन वन इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन द चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इससे आप वो चीज जो है वो निकाल सकते हो। द लाइन सजेस्ट दैट पीपल एट द रोड साइड स्टैंड आर yearning फॉर अटेंशन, जो लोग हैं रोड साइड स्टैंड में वो बेचारे वेट करते रहते हैं कि उनकी तरफ भी कोई ध्यान देगा, उनकी भी जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं वो पूरे होंगे, उनकी जो विशेस हैं जो कभी भी ध्यान में रखी ही नहीं गई, आर नॉट बीइंग ग्रांटेड, कभी पूरी हुई ही नहीं, विच एम्प्लाइज अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड होपलेसनेस, इसकी वजह से बेचारे ये लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। द इमोशन ऑफ द पोइट रिफ्लेक्टेड इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज, पोइट कैसा दिख रहा है यहाँ पे, डिसअपॉइंटेड दिख रहा है बहुत ज्यादा और फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है। एक्सप्रेशन जो सेल्फिश कार के अंदर, अब कार कभी सेल्फिश नहीं हो सकती है, इंसान सेल्फिश हो सकता है, तो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। सेल्फिश कार का मतलब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि वो अनइंटरेस्टेड पीपल जो यहाँ से निकल जा रहे हैं, गुजर जा रहे हैं, बट दे आर नॉट स्टॉपिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम द शॉपकीपर्स, ओनली केयर अबाउट देयर ओन डायरेक्शन और डेस्टिनेशन, वो सिर्फ अपने रास्ते के बारे में उनका ध्यान है। शोइंग नो एम्पैथी और कंसर्न फॉर अदर्स, दिखता है कि ये दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, राइमिंग वर्ड फिर से पूछा है, ब्रास रिप्लाई साउंड, तो बाउंड जो वर्ड है वो गिवन है, तो बाउंड का क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल हु हैड सेट अप द रोड साइड स्टैंड, जो इन लोगों ने रोड साइड स्टैंड लगाए हुए हैं, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ दोस पीपल, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या उम्मीदें हैं कि कोई रुके।
ठीक है। पासिंग सिटी ड्राइवर्स टू स्टॉप एंड बाय देयर गुड्स, आए और उनसे सामान खरीदे। दे होप्ड फॉर सम मनी इन एक्सचेंज, वो उम्मीद रखते हैं कि इनसे कुछ लोग आएंगे और सामान खरीदेंगे। नॉट एज अ चैरिटी बट फॉर फेयर ट्रेड, आएंगे और दान के जरिए नहीं वो बात करें, वो चाह रहे हैं कि एक ट्रेड होगा, मतलब बिजनेस वो कर पाएंगे, वो बेचेंगे और फिर उनको उसके बदले में पैसे मिलेंगे। दे वांटेड अ चांस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड इंप्रूव देयर लाइव्स, वो चाहते हैं हमें मौका मिले इन सारे प्रोडक्ट्स को सेल करने का, जिससे कि हमारे पास भी वो कैश का फ्लो आए और हम भी अपनी लाइफ को इंप्रूव कर पाए। Who does the poet accuse of having double standards in roadside stand? डबल स्टैंडर्ड किसके हैं भाई रोड साइड स्टैंड के अंदर? तो पोइट एक्यूज करता है किसको, किस पे आरोप लगाता है? रिच सिटी पीपल पे। कहता है तुम लोग बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड हो, ठीक है। दे स्टॉप एट द स्टैंड, रुकते भी हो स्टैंड पे, तो आइटम्स को देखते भी हो, बट डू नॉट बाय देम, पर उनको खरीदते नहीं हो। इंस्टेड दे शो लिटिल इंटरेस्ट इन द लाइव्स ऑफ पुअर, बहुत ना के बराबर इंटरेस्ट लेते हो तुम लोगों की जिंदगी में। ये दिखाता है कि तुम लोग कितने ज्यादा तुम्हारे अंदर सेल्फिशनेस है, इनडिफरेंस है। What does the expression polished traffic, सीबीएसई 2023 में देखो क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन है। पॉलिश ट्रैफिक वर्ड का मतलब क्या है, क्या रिवील करता है? तो पॉलिश ट्रैफिक जो है वो दिखा रहा है स्मूथ फास्ट मूविंग कार्स, जो शहर के लोग यहाँ पर लेकर आए हैं इन गाड़ियों को। ये दिखाता है कि पीपल आर बिजी, इनडिफरेंट एंड फोकस्ड ऑन देयर लाइव्स, वो सिर्फ अपनी लाइव्स पे ही फोकस है। दे आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रगल ऑफ द पुअर एंड डू नॉट स्टॉप टू हेल्प और सपोर्ट देम, ठीक है, और रुकते नहीं है यहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड अ रोड साइड स्टैंड आर पोएटिक एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, दोनों में ही दिखाया गया ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में। द फर्स्ट एंगेजेस विद द नेचर, थिंग ऑफ ब्यूटी एंगेज करती है हमें नेचर के साथ, एंड द लेटर हाईलाइट्स द इंडिविजुअल प्लेस इन सोसाइटी, कि इंसान की क्या स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, ये दिखाती है। तो दोनों पोएम के रेफरेंस में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स ने लिखी है, जो दिखाती है हमें नेचर और ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में, कि कैसे ये इंसान की लाइफ में जॉय पीस लेकर आते हैं। ही शोज दैट ब्यूटी वेदर इन नेचर और आर्ट प्रोवाइड अस कंफर्ट एंड लास्टिंग हैप्पीनेस, कि चाहे ब्यूटी किसी भी फॉर्म में हो, वो हमें लास्टिंग इंपैक्ट प्रोवाइड करती है। ब्यूटी ऑफ नेचर इज अ सोर्स ऑफ सोलेस, अगर क्या होता है, अगर हम शांति से नेचर में थोड़ी देर जाकर बैठते हैं ना, तो हमारे मन को बहुत तसल्ली मिलती है। हेल्पिंग अस फॉरगेट द ट्रबल्स ऑफ लाइफ, जितनी भी जीवन की मुश्किलें हम उनको भूल जाते हैं। इन कंट्रास्ट इन रोड साइड स्टैंड, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, पोइट यहाँ पे हाईलाइट करता है पुअर लोगों के स्ट्रगल के बारे में, हु आर इग्नोर्ड बाय सोसाइटी, जिनको इग्नोर किया गया है समाज के द्वारा। द रोड साइड स्टैंड रिप्रेजेंट्स द इंडिविजुअल्स डिजायर, तो रोड साइड स्टैंड जो है वो उन लोगों की डिजायर, उन लोगों की जो इच्छा है उसके बारे में बताता है। टू बी सीन एंड हर्ड, मतलब पोइट चाह रहा है यहाँ पे कि उनकी भी बातें सुनी जाए, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। फ्रॉस्ट ड्रॉज अटेंशन टू द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो दिखाते हैं फ्रॉस्ट, और दिखाते हैं कि कैसे सोसाइटी इनको बिल्कुल ओवरलुक करती है। दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट, मतलब ये लोग उतने किस्मत वाले नहीं है, इनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो सोसाइटी कैसे इनको हमेशा निग्लेक्ट करती है। दोनों ही पोएम एक्सप्लोर करती है ह्यूमन रिलेशनशिप को, व्हाइल वन फोकसेस ऑन नेचर्स हीलिंग पावर, द अदर वन फोकसेस ऑन सोशल इनइक्वालिटी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2024 में सीबीएसई में पूछा गया। अ थिंग ऑफ ब्यूटी और अ रोड साइड स्टैंड, थीम ऑफ नेचर को फिर से कॉन्ट्रास्ट करते हुए पूछा है। तो जॉन कीट्स ने लिखी है, आपको पता है पहली कविता, नेचर इज सेलिब्रेटेड एज अ सोर्स ऑफ एवरलास्टिंग ब्यूटी एंड जॉय। नेचर को पोइट ने क्या बताया था कि जो नेचर है वो एक एवरलास्टिंग ब्यूटी है, एक जॉय है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। कीट्स नेचर को कैसे देखते हैं, कंफर्टिंग प्रेजेंस की तरह देखते हैं, दैट हेल्प्स हील द ह्यूमन स्पिरिट, जिससे इंसान जो है वो हील होता है। He suggests that the beauty in nature provides peace, happiness, making life more meaningful. इससे क्या होता है, इंसान की जिंदगी और मीनिंगफुल बनती है। वहीं पे रोड साइड स्टैंड के अंदर क्या बताया गया है, नेचर इन अ मोर कॉम्प्लेक्स लाइट के अंदर बताया है। पोएम हाईलाइट करती है कि कैसे नेचुरल वर्ल्ड इज बीइंग ओवरशैडोड बाय ह्यूमन डिजायर्स एंड द स्ट्रगल्स ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। द पुअर पीपल इन द पोएम ट्राई टू सेल द थिंग्स बाय द रोड साइड, वो कोशिश करते रहते हैं कुछ सामान बेचने की, बट देयर एफर्ट्स आर इग्नोर्ड, उनके एफर्ट्स सारे इग्नोर ही होते रहते हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे इनको निग्लेक्ट किया जाता है हमेशा। वाइल कीट्स पोएम, जो कीट की पोएम है, वो सेलिब्रेट करती है नेचर की हीलिंग पावर को, वहीं फ्रॉस्ट की जो पोएम है वो कहीं ना कहीं दिखाती है ह्यूमन सफरिंग के बारे में और सोसाइटल निग्लेक्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, रोड साइड स्टैंड एक सोशल सटायर है, यानी समाज में जितने भी ऐसे लोग प्रेजेंट हैं, नेता और बड़े बड़े लोग, तो इनका मजाक उड़ाते हुए दिखाया गया है एक तरीके से। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पोएम, इस बात को आपको सही से बताना है।
तो रोड साइड स्टैंड के अंदर देखो बोला गया है, फ्रॉस्ट ने ऐसा बोला है, बाय हाईलाइटिंग द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लाइव्स ऑफ द रूरल पुअर, दिखाया कि गरीब लोग कैसे जीते हैं और वहीं वेल्दी सिटी ज्वेलर्स जो शहर के लोग हैं वो कैसे जीते हैं। पुअर पीपल हु सेट अप अ रोड साइड स्टैंड, वो गरीब लोग जो कि अपना एक रोड साइड स्टैंड ओपन करते हैं कुछ सामान बेचने के लिए, बेटर लाइफ के लिए उम्मीद रखते हैं। हाउएवर उनको इग्नोर किया जाता है पासिंग मोटरिस्ट के द्वारा, वहां से जितनी भी बाइक्स गुजरती है वो सब उनको इग्नोर करके जाती है, सिंबलाइजिंग इंडिफरेंस ऑफ द रिच टू द स्ट्रगल ऑफ द पुअर। तो जो पुअर हैं उनकी लाइफ एकदम स्ट्रगल में रह जाती है। द सिटी पीपल लिविंग इन लग्जरी, शहर के लोग बढ़िया से लग्जरी में जीते हैं, डू नॉट अंडरस्टैंड द हार्डशिप फेस्ड बाय द रूरल पुअर, क्या मुश्किलें इनको झेलनी पड़ी है ना, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। द पोएम क्रिटिक्स दिस डिवाइड, पोएम जो है वो दिखाती है इस चीज को कि कैसे रिच लोग जो है वो बिल्कुल डिसकनेक्टेड हैं रूरल एरिया से और वो कोशिश भी नहीं करते हैं उनकी उनकी बात को समझने की। थ्रू दिस कॉन्ट्रास्ट, इस कॉन्ट्रास्ट के जरिए फ्रॉस्ट पॉइंट आउट करते हैं समाज में मौजूद इनइक्वालिटी को, लैक ऑफ एम्पैथी इन सोसाइटी को, कि कैसे एक दूसरे के प्रति इंसान बिल्कुल भी एम्पैथेटिक नहीं है। द रूरल पुअर आर लेफ्ट टू स्ट्रगल, जो गरीब लोग हैं उनको स्ट्रगल करने के लिए छोड़ दिया जाता है, वाइल द वेल्दी कंटिन्यू टू लिव इन देयर ओन वर्ल्ड, वो अपनी ही दुनिया में जी रहे होते हैं। तो अब भाई आगे अगर हम पहुंचते हैं तो ये है आंट जेनिफर्स टाइगर, यानी हमारी अगली कविता आंट जेनिफर्स टाइगर। तो हमने पहली जो पढ़ी वो कौन सी थी, वो थी रोड साइड स्टैंड। अब ये जो लास्ट जो पोएम है इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे, ये है आंट जेनिफर्स टाइगर। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 में ही इसका क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड। फटाफट से लाइंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। हो गया बच्चों, ठीक है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. तो what does the phrase terrified hands, terrified hands का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो कितना ज्यादा डरी हुई है, उनकी लाइफ में कितना ज्यादा। आंट की लाइफ कैसी थी, was full of fear, oppression and struggles under the dominance of marriage and patriarchal control, कि कैसे उनके ऊपर हमेशा इस पेट्रियार्कल समाज ने, इस पितृ सत्ता पूर्ण समाज ने हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करी, कैसे जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर उन्होंने अपने ड्रीम्स को और सारी चीजों को साइड लाइन कर दिया, और कैसे मैरिज के अंदर जो अंकल थे यूजुअली उनकी डोमिनेंस हुआ करती थी, जिसकी वजह से जिंदगी भर उनको वीक फील होता रहा, ऑप्रेस्ड फील होता रहा। द टाइगर्स प्राउड एंड प्लेफुल मूवमेंट रिफ्लेक्ट, टाइगर जो है वो बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है कि वो अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को शो करना चाह रही है टाइगर्स के जरिए, कॉन्फिडेंस को, फ्रीडम को, जो आंट कभी खुद से नहीं जी पाई लैप्ड इन हर लाइफ, वो चीज वो टाइगर के जरिए कोशिश कर रही है रिप्रेजेंट करने की। एग्जामिन ब्रीफली हाउ द टाइगर्स इन द पैनल कॉन्ट्रास्ट विद आंट्स लाइफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल ही डिफरेंट है, कॉन्ट्रास्ट क्या बिल्कुल ही डिफरेंट है। टाइगर जैसे फियरलेस, एनर्जेटिक एंड फ्री होते हैं, वहीं आंट जो है वो फियर में है, वो सबमिटेड है, उन्होंने जिंदगी भर रिस्ट्रिक्शंस झेली है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रेज स्टिल रिंग्ड रेफर्स टू बोथ द लिटरल शेप ऑफ द एम्ब्रॉयडरी पैनल, वेडिंग बैंड ऑन हर finger and the figurative ring of constrained ordeals imposed by her marriage। तो किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे, स्टिल रिंग, रिंग का मतलब क्या होता है, रिंग, और रिंग क्या होती है भाई, वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड, ठीक है, यानी वो जो रिंग होती है यूजुअली शादी में बनाई जाती है, तो उसकी बात हो रही है। If a student were to interpret the word prancing in a real world context, which of the following would it बेस्ट रिप्रेजेंट, तो प्रांसिंग वर्ड को अगर असली लाइफ में यूज करना हो किसी बच्चे को, तो कौन सा सेंटेंस जो है वो ज्यादा सही जाएगा। एन एम्प्लॉय वर्किंग अंडर द प्रेशर ऑफ डेडलाइंस, अ सोल्जर स्टैंडिंग फर्म एंड रेडी फॉर बैटल एट द फ्रंटियर, अ चाइल्ड प्लेइंग फ्रीली इन अ पार्क अनबर्डन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, a bird trapped in a cage longing to be free and fly high। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा खेल रहा होगा गार्डन में, पार्क में, तो वो कूद कूद के आराम से खेल रहा है, एकदम फ्री है, तो उसी से यहाँ पे प्रांसिंग बर्ड जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। अगला जो एक्सट्रैक्ट है वो सीबीएसई 2024 में पूछा गया, लगभग सेम वैसे ही से ही लाइन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, कविता एक ही होती है, उसी की ही जो पोएम, उसी के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो स्टैंजाज हैं वो उठाए जाते हैं, बस क्वेश्चंस बदल दिए जाते हैं। हो सकता है एग्जाम में एक्सट्रैक्ट भी सेम आ जाए बट क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है।
Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. So, which of the following are symbolized by the tigers in the extract above? Tigers को कैसे भाई symbolize किया गया है? Masculine world, feminine world, world of bold, fearless creatures, world of beautiful handicrafts. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 3 and 4 कि कैसा वर्ल्ड ऑफ बोल्ड fearless creature और वहीं पे ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स, इन दोनों ही चीजों को यहाँ पे दिखाया। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। द क्रिएटर ऑफ द टाइगर्स वाज फियरलेस, जो टाइगर का क्रिएटर है आंट जेनिफर। सो इज शी फियरलेस, क्या वो फियरलेस है? नहीं, शी इज वेरी सबमिसिव, वो बहुत ज्यादा सबमिसिव है, तो इसीलिए वो फियरलेस तो नहीं है। एंड असर्टिव लाइक द टाइगर्स, नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा इसका जो ऑप्शन है, जो आंसर है। द यूज ऑफ द वर्ड टोपाज, टोपाज वर्ड का जो यहाँ पे यूज किया गया है, दैट द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन द स्क्रीन इज, जो दिख रही है वो कैसी है इमेज? ब्राइट और वाइब्रेंट है। टाइगर्स डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री बिकॉज दे आर, टाइगर्स डरते नहीं है आदमियों से। क्यों नहीं डरते हैं? वो टेम्ड, या फिर वो केज में है, या फियरलेस है, या फिर जंगल के राजा है वो, तो वो फियरलेस है, इसलिए वो डरते नहीं है किसी से भी। बेस्ड ऑन द पोएम्स राइम स्कीम एविडेंट इन लाइन 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड लाइन के अंदर जो यूज करी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल राइम? मीन, अखीम, क्रीम, तो कौन सा वर्ड जो है वो स्क्रीन के साथ राइम कर जाएगा? तो मीन राइम कर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवलरिक सर्टेनिटी रेफर्स टू विच ऑफ द पोएटिक डिवाइस? सी रिपीट हो रहा है बच्चों, फटाफट से देखते ही आंसर बता देना चाहिए अब आपको। इलेक्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, एक्सट्रैक्ट जो है वो सीबीएसई 2024 में पूछा गया, फटाफट से रीड करेंगे, फिर हम इसके जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। Okay, Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो बताओ जरा, which of the following themes is best represented in the given extract? Maturity of adulthood, the glory of femininity, victim of male domination, the superficial beauty. तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वो मेल डोमिनेशन की विक्टिम रही है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आंट जेनिफर इज नर्वस, आंट जेनिफर बहुत नर्वस है, ट्रॉमेटाइज है, क्योंकि जो परेशानियां थी उनकी मैरिज में, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, यानी ट्रू हो जाएगा। द फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल सिंबलाइज, जो उंगलियां हैं उनकी कांप रही हैं, तो ये क्या दिखा रहा है कि वो बहुत एंजाइटी में है, परेशान है। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर हर लाइफ, अपनी लाइफ पे उनका कोई कंट्रोल रहा ही नहीं है कभी। मैसिव वेट क्या दिखाया है? पावरफुल इमेज दिखाई है ऑपरेशन और बर्डन की, कि उनको एक छोटी सी रिंग जो कितनी हल्की होगी, 1-2 ग्राम की होगी, वो भी हैवी लग रही है, बर्डन लग रही है, क्योंकि उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, उसके साथ जो रिस्ट्रिक्शंस आई, जिन्होंने हमेशा उनको बांध के रखा, तो इस वजह से वो यहाँ पे ऐसे बोल रही है। बेस्ड ऑन द राइम स्कीम इन लाइन 3 and 4, यहाँ पे बताना है आपको बेटा कौन सा वर्ड जो है वो राइम करेगा बैंड और हैंड के साथ। तो बहुत इजी है, बैंड, हैंड, स्टैंड, वेंट, बेंच, टेंट, तो कौन सा हो जाएगा? स्टैंड, ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, द हेवी वेडिंग रिंग इज अ सोर्स ऑफ, जो हेवी वेडिंग रिंग है वो जॉय का सोर्स है, फ्रीडम का, डिग्निटी का, या बर्डन का? देखो किसका है, बर्डन का सोर्स है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सीबीएसई 2023 में एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जल्दी से रीड करेंगे, फिर हम आगे इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, तो ये एक्सट्रैक्ट जो है वो थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। आगे वाला ये जो एक्सट्रैक्ट है इसको देखो, चलो इसको, इस वाले एक्सट्रैक्ट को देखो। Done? Okay. Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool
Find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो क्या हो जाएगा भाई? अब हमने समझा कि किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है इम्पोर्टेंस के बारे में, किस तरीके से बताया है कि वो जो टाइगर्स बना रही हैं, एम्ब्रॉयडर कर रही हैं, उसके जरिए वो कितना करेज अपना दिखाना चाहती हैं जो वो कभी थ्रू आउट द लाइफ नहीं दिखा पाई. डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, क्या मतलब है इसका? हंट्समैन, आंट जेनिफर, अंकल या टाइगर? किसके बारे में बात हो रही है? टाइगर्स के बारे में बात हो रही है. जो लोग हरियाली में रहते हैं यानी फॉरेस्ट में रहते हैं, कौन रहता है? टाइगर्स रहते हैं. अब देखो सेम पोएटिक डिवाइस जो यूज हो रही है उसको देखना है. डिवाइस एज यूज इन द सेकंड लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट. चलो सेकंड लाइन पे चलते हैं एक बारी. ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हो रहा है वो आपको बताना है. बताओ. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हर्ट ऑफ स्टोन, ट्रीज स्प्राउटिंग, या फिर सिल्वर स्पून, व्हाइट मटर? बताओ जरा. तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, हर्ट ऑफ स्टोन. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मेन सिटिंग बीनीथ द ट्री आर, जो आदमी जो है पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं वो कैसे हैं? वो सिंबॉलिक है ऑपरेशन की, कैसे वो लोगों को दबा के रखने की कोशिश करते हैं. What quality of uncle can be inferred through these lines? कैसे क्या पता चलता है उनके बारे में कि अंकल कैसे थे? भाई बहुत डोमिनेटिंग थे. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइगर्स इन द एक्सट्रैक्ट आर सिंबलिक ऑफ. टाइगर्स जो है वो किस चीज का सिंबल है? तो क्रिएटिविटी और करेज का सिंबल है. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन, फील्स एम्ब्रॉयडरी ट्यूनिक द केज. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो 1 और 3 ठीक हो जाएगा. स्क्रीन और जो एम्ब्रॉयडर्ड ट्यूनिक है उसमें वो प्रांस कर रहे हैं, कूद रहे हैं. अब देखो जरा जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है यहाँ पे. द टाइगर्स इन द पैनल विल गो ऑन डांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. ये क्या दिखाता है? कि आंट जेनिफर टाइगर में जो लाइन बोली गई है ये क्या दिखाती है? मींस दैट द टाइगर्स व्हिच आंट जेनिफर हैज एम्ब्रॉयडर्ड विल कंटिन्यू टू बी बोल्ड एंड फियरलेस फॉरएवर. दे रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम. ये स्ट्रेंथ को, फ्रीडम को दिखाते हैं. सर्वाइविंग बियॉन्ड आंट जेनिफर्स स्ट्रगल. व्हाई डू आंट जेनिफर्स टाइगर नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री? क्यों नहीं डरते हैं ये बिल्कुल भी? क्योंकि टाइगर्स बहुत स्ट्रॉन्ग, प्राउड और कॉन्फिडेंट होते हैं. टाइगर को पावरफुल क्रिएचर की तरह दिखाया गया है जो हमेशा अनअफ्रेड होते हैं, डरते नहीं है. फ्रीडम, स्ट्रगल की बात करी गई है. द कॉन्ट्रास्ट विद आंट जेनिफर्स ओन फियरफुल एंड ऑप्रेस्ड लाइफ. बिल्कुल अलग है उनकी खुद की जिंदगी से, उनकी खुद की लाइफ से. आंट जेनिफर जो है वो टाइगर्स को क्रिएट करती हैं सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर, जो कि उनके कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है. तो आंट जेनिफर ने टाइगर्स क्रिएट करे हैं बहुत डिफरेंट है जो उनके कैरेक्टर से. ये दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई, हिम्मत दिखाई, फ्रीडम है चाहती हैं वो और इंडिपेंडेंस चाहती हैं. हालांकि वो लाइफ टाइम हमेशा वो फंसी रही, ट्रैप्ड रही फियर के अंदर, ऑपरेशन के अंदर. जबकि टाइगर जो है वो पावर का, कॉन्फिडेंस का सिंबल होते हैं जो हमेशा से उनके अंदर था, बस वो कभी उसको दिखा नहीं पाई. आंट जेनिफर टाइगर पोएम के अंदर आंट जेनिफर क्या सिंबलाइज कर रही हैं? तो क्या सिंबलाइज कर रही हैं? स्ट्रगल को, लिमिटेशंस को जो औरतों के द्वारा फेस किए जाते हैं इस मेल डोमिनेटेड समाज के अंदर. डिस्पाइट हर इनर स्ट्रेंथ, अंदर से उनके अंदर स्ट्रेंथ है, ठीक है, क्रिएटिविटी है, बट फिर भी इतना ट्रैप्ड हो चुकी हैं, फंस चुकी हैं फियर और सोसाइटल कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर कि इसकी वजह से इनकी जो फ्रीडम है, इनकी जो पावर है वो टाइगर के जरिए क्रिएट करके दिखा रही है, खुद से नहीं शो कर पा रही है. शिवल्रिक जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है पोएम के अंदर आंट जेनिफर्स टाइगर के अंदर, ये डिस्क्राइब करना है. तो इस वर्ड को क्यों यूज किया गया है? ये दिखाने के लिए कि नोबल, फियरलेस और ऑनरेबल क्वालिटीज होती हैं टाइगर के अंदर. ये जो वर्ड है दिखाता है टाइगर बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रेव है, वो आंट जेनिफर की तरह वीक और ऑप्रेस्ड नहीं है. ठीक है, और ये कॉन्ट्रास्ट करता है कि टाइगर बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं होते हैं किसी भी चीज से. आंट जेनिफर टाइगर और माय मदर एट 66, दो कविताएं जो हमने पढ़ी, दोनों में ही अलग अलग तरीके से हमें स्ट्रगल और रेजिलियंस दिख रहा है. सीबीएसई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. ठीक है, आंट जेनिफर्स टाइगर में थीम दिखाई गई है, स्ट्रगल की शो करी गई है थ्रू हर किसके जरिए? थ्रू आंट जेनिफर्स फियर, कि उनके अंदर कितना डर है, एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट. शी क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग फियरलेस टाइगर, इसीलिए वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं एकदम एकदम फियरलेस टाइगर्स की. उनका जो रेजिलियंस है वो शो करता है कि वो कैसे अपने स्ट्रगल से लड़ने की कोशिश कर रही हैं. वही माय मदर एट 66 कविता के अंदर एजिंग और द फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस दिखाया गया है कि कैसे उनकी जो मदर है वो फेल हो रही है, एजिंग हो रही है, और वो चाहती है कि इस चीज को वो रोके. हालांकि बट ये लाइफ एंड सर्वाइवल है, इसी तरीके से चलता है. तो पोइट स्ट्रगल करती हैं इमोशनली, वो समझ नहीं पाती है कि कैसे वो इस चीज को रोके. उनकी मदर डिक्लाइन की तरफ आगे बढ़ रही है. दोनों ही पोएम के अंदर स्ट्रगल दिखाया है, जहां एक तरफ सोसाइटल कॉन्स्ट्रेंट दिखाए हैं, वहीं दूसरी तरफ इमोशनल कॉन्स्ट्रेंट्स दिखाए हैं, इनएविटेबल पैसेज ऑफ टाइम को दिखाया है.
एंड जेनिफर टाइगर और माय मदर एट 66 जो है वो ओवरऑल थीम कैसे दिखाती है पोएम की, सेम देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2024 में पूछा गया, विविड इमेजरी। तो आंट जेनिफर में देखो विविड इमेजरी कैसे यूज करी गई, टाइगर्स का इस्तेमाल करके, उनको स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट दिखाकर, एम्ब्रॉयडर कर कर उनको, और अपनी वीक और ऑप्रेस लाइफ के बिल्कुल ऑपोजिट बनाकर, ठीक है, वो डांस करें, लीप करें, जो कि फ्रीडम और स्ट्रेंथ का साइन है। आंट जेनिफर की जो इनर स्ट्रगल है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, तो वो उनके अंदर जो डिजायर है इस चीजों से बच के निकलने का, वो इसके जरिए एम्ब्रॉयडरी के जरिए इसका प्रयास कर रही है। द इमेजरी डीपेंस द थीम ऑफ अनफुलफिल्ड फ्रीडम, वो फ्रीडम जो कभी फुलफिल नहीं हो पाई। इन माई मदर एट 66 जो कमला दास के द्वारा लिखी गई, इसके अंदर इमेजरी का यूज किया गया है, मदर के पेल फेस को और डेड अपीयरेंस को दिखाया है एक सैडनेस के बारे में, ठीक है, तो ये सारी चीजें इमेज के फॉर्म में, इमेज ऑफ हर मदर स्लीपिंग लाइक अ चाइल्ड, बच्चों की तरह सो रही हैं। स्ट्रगल विद इम्पेंडिंग लॉस ऑफ हर मदर, वो एकदम परेशान है कि कैसे वो इस चीज को रोके। तो दोनों ही पोइट इमेजरी का यूज करती हैं इमोशनल कनेक्शन को दिखाने के लिए, ठीक है, स्ट्रगल, लॉस और रिजिलियंस को दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है वो जेनिफर टाइगर और आ थिंक ऑफ ब्यूटी जो पोएम है इसके बीच में यहाँ पे कंपैरिजन ड्रॉ करने को बोला गया है। अगर हम इन दोनों को साथ में रीड करते हैं तो परमानेंस और एवरलास्टिंग इम्पैक्ट हमें आर्ट का देखने को मिलता है, तो किस तरीके से, तो आंट जेनिफर टाइगर और थिंक ऑफ ब्यूटी की अगर मैं बात करूं तो दोनों के अंदर ही पावर ऑफ आर्ट को और ब्यूटी को दिखाया गया है। पर आंट जेनिफर की बात अगर हम करें तो वो फ्रीडम के लिए ऐसा कर रही है, स्ट्रेंथ के लिए ऐसा कर रही है, अपने पर्सनल स्ट्रगल्स के बाद भी। टाइगर जो है वो अलाइव है, वाइब्रेंट है, परमानेंस दिखा रहा है उनकी आर्ट की। वहीं कीट्स की कविता के अंदर हमने जब देखा तो वो बात करते हैं नेचर की और ब्यूटी की, कैसे हमेशा ये जो चीज है वो हमेशा बनी रहेगी, एवरलास्टिंग है, ब्लूम करेगी, ग्लोरी लेकर आएगी, और एक सोर्स ऑफ जॉय हमें प्रोवाइड करती है, रिलीफ प्रोवाइड करती है, चाहे हमारे जीवन के अंदर कितनी भी मुश्किलें हो। तो दोनों ही पोएम्स के अंदर दिखाया गया है वाइल लाइफ में भी फुल ऑफ स्ट्रगल, जिंदगी में बहुत मुश्किलें हो सकती हैं, द थिंग्स विल क्रिएट अ चेरिश लाइक आर्ट एंड ब्यूटी हैव अ lasting comforting effect, art and beauty transcend the time and continue to inspire। तो चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, आर्ट और ब्यूटी जो होती है वो एक रास्ता निकाल ही लेती है चीजों को ठीक करने का, और हमें इंस्पायर करने का एक ना एक मौका ढूंढ ही लेती है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये जो क्वेश्चंस थे वो समझ में आ गए होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर और रोड साइड स्टैंड दोनों के ही जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने करा दिए। अब अगली क्लास के अंदर से हम क्या कर रहे होंगे, जो हमारी विस्टास बुक है उसके जितने भी चैप्टर्स हैं जिनमें से जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। मिलते हैं अब हम अगली क्लास के अंदर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।